नमस्कार, NSE9 न्यूज़ के आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दिव्य गौड़। आज का जो मुद्दा है वो अपने आप में वैसे भी बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है और चूंकि वो खास है भी, वो मुद्दा है समाज के तीसरे अंग का। हम समाज में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो समाज को समझते हैं, स्त्री और पुरुष को। लेकिन वो जो तीसरा तबका होता है उसकी कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी समस्याएं कोई नहीं सुनना चाहता और कोई ये जानना भी नहीं चाहता कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं या किस गुमनामी में अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन NSE9 ने इस बात को उठाया है। हम इस बात को समझेंगे और कोशिश भी करेंगे कि इस बात को जनता समझे। हम बात कर रहे हैं आज किन्नरों की, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। संविधान ने भी इनको इनके हक के लिए हर तरह की सुविधाएं देने का विचार किया है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का राजनीतिक संरक्षण हो या किसी भी तरह की बात हो। हर समाज में इनका प्रभाव है, हर घर तक इनकी पहुंच है। खुशी हो या गम, तेरे साथ हैं हम, ऐसा इनकी टैगलाइन मैं इनको देना भी चाहता हूं, क्योंकि खुशी और गम दोनों में आपके साथ में रहते हैं और आपसे सिर्फ क्या चाहते हैं, सिर्फ प्रेम, अपनापन और समाज में एक हिस्सा बनने की कोशिश। इन्हीं सब मुद्दों पे आज बात करेंगे हम। आज एक हमारे साथ में आज किन्नर मौजूद हैं, पुष्पा माई इनका नाम है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है NSE9 न्यूज़ में। तो बहुत बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारी बातें करने का मन भी कर रहा है, लेकिन बातों को कहीं ना कहीं से एक पिरोते हुए शुरुआत करनी होती है। तो उसी तरीके से एक फॉर्मल तरीके से शुरुआत करने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली किन्नर कौन है और किन्नर क्या होते हैं। देखो, मैं अगर बात करूं किन्नरों की तो देव धनुज किन्नर नरश्रेणी, ये सब तारण के अधिकारी। तो जब सृष्टि की रचना से पहले आया हुआ प्राणी जिसको हम किन्नर कहते हैं, अर्ध नारीश्य का रूप कहते हैं, डडक किन्नर। क्योंकि जब मुझे सागर मंथन के टाइम पे मुझे मोहिनी के रूप में जाना जाता था, और वहीं जैसे ही सतयुग आया, राम काल आया, तो मुझे किन्नर कहा गया। और जैसे ही वहाँ हमारा त्रेता युग खत्म होते हैं, जैसे द्वापर युग आता है, तो द्वापर युग में मुझे ब्रंगला और शिखंडी कहा गया। जब ब्रंगला और शिखंडी कहा गया और जैसे ही वो हमारा त्रेता युग खत्म और हमारा कलयुग में आया, तो वहाँ जाके मुझे हिजड़ा, छक्का, किन्नर, मामू, हिजड़ा, जोगती, अरवानी, न जाने मुझे अलग अलग नामों से, कितने नामों से जाना गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया, ट्रांसजेंडर्स, यानी एक अम्ब्रेला के अंदर वो पूरा समाहित हो गया। चाहे वो किन्नर समाज हो, चाहे वो हिजड़ा कल्चर हो, चाहे जोगती हो, चाहे अरवानी हो, चाहे मंगलामुखी हो, चाहे जोगप्पा हो, सबको एक समेट में, या ट्रांसमैन हो, ट्रांसवुमेन हो, डेट इज अ ट्रांसजेंडर शब्दों में आ गया। तो किन्नर तो वो है जो अपने असली वजूद को खोजने के लिए, क्योंकि एक इंसान होता है वो मोह माया में फंसता है, और उस सबसे परे किन्नर वो है जो अपने साक्षात अपनी ज़बान पे सरस्वती को विराजे, और ईश्वर ने उसको ऐसी कहते हैं वेदनाएं दी, ऐसी उसको पावर्स ऑफ दी है कि जिसमें नर और नारी दोनों की शक्ति हो। तो इतनी पावर जिस इंसान में हो, वो इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। पर ये है कि मेरा समाज अपने वजूद को पहचान नहीं पाया और वो कहीं ना कहीं भटक गया। शायद किन्नर तो वही है जो अपनी की छोड़ करके समाज को आशीर्वाद, चंद रुपयों के लिए आशीर्वाद देने वाला समाज, वो किन्नर समाज ही है। आपने क्या पहले ही राउंड में सारी बातें कह दी, जबकि ये सारी बातें मेरे दिमाग में थी। मैं त्रेता की भी बात भी करता, मैं सतयुग की बात भी करता, मैं द्वापर की बात भी करता, चाहे वो भगवान कृष्ण ने शिखंडी को भी कहीं ना कहीं उपयोग में लिया था भीष्म के सामने। भाई शिखंडी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। नहीं होता। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण ही नहीं शिखंडी है।
तो कहीं ना कहीं सृष्टि में भगवान ने इसकी रचना करी। देखो ना, अर्जुन को भी 1 साल का वनवास काटने के, ब्रंगला का वनवास काटना पड़ा 1 साल के लिए। इवन साक्षात जब दानव और देवों के बीच में जब अमृत को लेकर के लड़ाई हो रही थी, तो साक्षात विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके और कैसे लोग को भ्रमित किया। तो जब जब वीर पड़ी है उस समय किन्नर समाज ने बना। इवन आप कहें कि जब देवता और दानवों के बीच में युद्ध हो रहा था तब शिव के गण किन्नरों को उपदेवता भी कहा जाता है, तब किन्नरों ने वो युद्ध भी किया था। तब महादेव ने अपने कंठ से एक कला निकाली जिसको हम नागनाथ कला कहते हैं, पर आज हम उसको मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं, हम जूडो कराटे जानते हैं, हम सेल्फ डिफेंस जानते हैं। पर उस समय मेरे महादेव ने, प्रभु ने अपने गले से, कंठ से निकाल करके वो नागनाथ कला दी, और वो इतनी शक्ति दी गणों को ताकि वो दानवों से लड़ पाए। देखो ये तो तय बात हुई है कि जो किन्नर हो या ट्रांसजेंडर हो या उसको और भी बहुत अच्छे सम्मानजनक शब्दों में जो भी बोला जा सके वो मैं बोलना चाहता हूँ। उनका अस्तित्व बिल्कुल पुरातन काल से है ना, चाहे वो सतयुग में हो, चाहे वो समुद्र मंथन में हो, शिखंडी हो। 18 ग्रंथ है ना, मनुस्मृति देखो, सिकंद पुराण देख लो, विष्णु पुराण देख लो, मानस पुराण देख लो, रामायण, महाभारत, सुंदरकांड, इवन हर एक जगह हमारा उल्लेख है। ऐसा कहीं नहीं है कि जहां मेरा उल्लेख ना हो। चाहे रामायण में देख लीजिए, चाहे महाभारत में देख लीजिए, चाहे गीता में देख लीजिए, हर जगह मेरा उल्लेख है। पर कहीं ना कहीं समाज इस अपने सनातन धर्म से विमुख हो रहा था, और सनातन धर्म से विमुख होने की वजह से समाज की वो दुर्दशा हुई कि समाज ने अपने आप को दूरियां बना ली। 2 वक्त की रोटी के लिए या तो उसको बदन बेचना पड़ा, या किसी सिग्नल पे खड़े होकर के भीख मांगना पड़ा, या किसी ट्रेन के, क्योंकि पेट का सवाल है। वो ताली जरूर हम सबको इरिटेट कर रही है, पर वो ताली भी उसका पेट भर है। समाज क्या करता, समाज ने कभी से कुछ दिया ही नहीं, तो समाज बेचारा क्या करता, वो पीतल के घुंघरू और काठ की ढोलक उसके हाथ थी जो उसका पेट भर रही थी। 2 बातें मैं पहले से पूछना चाहता हूँ कि एक तो बेसिकली हम असली और नकली, आजकल हर चौराहे पे आपने बात की ना, तो मैं भी कई जगह देखता हूँ और ये चीज़ें आती भी हैं, हम भी कवरेज भी करते हैं। असली और नकली किन्नरों का आजकल बहुत हो गया, कैसे पहचानेंगे हम उसको? बहुत उस चीज़ पर क्लियरिटी करूंगी। असली और नकली का मैं क्लियर नहीं करूंगी। सरकार ने 2021 के अंदर नेशनल पोर्टल चालू किया है ट्रांसजेंडर एक्ट का, जिसमें नेशनल पोर्टल पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड के लिए, क्योंकि मेरा समाज माइग्रेंट पॉपुलेशन है कि मैं प्लान कर जाती हूँ, मैं अपना शहर, वतन सब कुछ छोड़ करके दूसरे शहर में आ रही हूँ। मैं हैदराबाद में रहने वाली, मैं जयपुर आ गई, मैं जयपुर की रहने वाली, मैं महाराष्ट्र चल गई, महाराष्ट्र का रहने वाला जाकर के गुजरात चला गया, तो ये समय पड़ा होता है। तो इसके लिए सरकार ने एक नेशनल पोर्टल चालू किया है 2021 के अंदर, जिसमें ट्रांसजेंडर अपना आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। और जब उनका ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनेगा तो हम इस पॉपुलेशन, क्योंकि अभी तक हम एक सेंसर डाटे की बात कर पा रहे हैं, अभी तक हम समाज की को पहचान भी नहीं कि कितनी पॉपुलेशन क्या है जिसके पास वो आइडेंटिटी कार्ड होगा। और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है हमें कि जिसके पास में सेल्फ डिक्लेरेशन होगा और वो अपने आप को डिक्लेयर करा है मैं ट्रांसजेंडर हूं, तो उसका एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, चाहे वो जोगती हो, अरवानी हो, मंगलामुखी हो, पर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इसका ट्रांसजेंडर ही कार्ड बनेगा। तो तब हम बता पाएंगे कि जैसा कौन क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि मैं भारत की नागरिकता हम कैसे पहचानेंगे? हम वोटर आईडी से पहचानते हैं, हम आधार कार्ड से पहचानते हैं, पैन कार्ड से पहचानते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स की पहचान कैसे होगी? एक ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड से हम उसकी पहचान कर सकते हैं वाकई में वो ट्रांसजेंडर है। तो इसीलिए बाकी चौराहे पे खड़ा हो रहा है, देखो पेट का सवाल है, हर कोई का मानती हूँ। आप कहते हैं कि हर जगह पे दोहरे लोग होते हैं, हम कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से समाज गलत हो। क्योंकि देखो हम कुछ औरतें होती है गलत कहते हैं, हम पूरी औरतों को गलत नहीं कहते ना। कुछ पुरुष असमाज तत्व के कुछ पुरुष होते हैं, कुछ इस तरह की करते हैं, तो हम उन्हें पूरे सारे पुरुष समाज को गलत नहीं ठहराते। तो सेम इस समाज में भी ऐसा ही है कुछ लोग। पर हाँ, सरकार ने 2019 के अंदर एक्ट और 2020 के अंदर रूल्स बना रखा है, कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, अपराधित है। अगर उसने अपराध किया है तो वो दंडनीय है, उसके लिए सजा का प्रावधान भी है।
तो इसलिए ऐसा नहीं कि अगर हमें लग रहा है कि वो डाउटफुल है और हमें लग रहा है कि वो ऐसा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी और उसके साथ कानून के साथ में है। नहीं, आप लोगों का भी, मैंने आप लोगों की भी एसोसिएशन बनी हुई है, जिससे आप लोग भी समय समय पे टाइम पे ये चीज़ चेक करते रहते हैं कि असली जो होते हैं आप उनका भी विरोध करते हैं। मैंने देखा है ये वाली बात भी। देखो, विरोध करते हैं जो हम लोग करते हैं, जो सोसाइटीज़ होती है और जो हमारे जो बधाई वगैरह पे जाते हैं, और जब उनके एरिया में कोई दूसरा आ जाता है तो वो करते हैं उनका वो अपना। पर मैं एक ही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, हम सरकार के तंत्रों के हिसाब से देख करके उसका आइडेंटिटी कार्ड करके आइडेंटिफाई करें। मैं किसी इंसान को गलत या झूठा या नकली नहीं कह सकती हूँ, कानून है। हो सकता है उसके बाद उस समय आइडेंटिटी कार्ड ना हो और उसका आइडेंटिटी कार्ड घर पे हो, पर यही चीज़ एक माध्यम है कि जो चीज़ें हो रही हैं जिससे हम समाज में एक अलग रूप बना रहे हैं, सोसाइटी के सामने, समाज के, सरकार के साथ में, और वहाँ जब दोहरा चरित्र जब समाज के सामने, तो हमें बहुत सारा चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। चैलेंजेस से बात आई, अभी बहुत हाल ही की घटना है, भीलवाड़ा में किन्नरों के साथ में मारपीट हुई। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, हमारे पास में है वो वीडियो। लेकिन आजकल ऐसा क्या हुआ, अब मेरा इसमें सवाल, मैं इसको इस तरीके से फ्रेम करता हूँ कि हम सनातन काल से, एकदम सतयुग काल से, द्वापर से, त्रेता से, हम हर धर्म में एक मजबूत स्तंभ की तरह जुड़े रहे। चाहे वो अमृत काल की बात हो तो हम मोहिनी रूप विष्णु ने लिया, अब हम द्वापर की बात करें और त्रेता की बात करें तो शिखंडी की। अब महाभारत जो इतना बड़ा युद्ध था, आज तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, उसमें भी शिखंडी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है ना। अगर शिखंडी नहीं होता तो शायद महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं होता। इधर जब अर्जुन जा रहे हैं, देश विश्व का सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उसने भी अपने 1 साल के लिए एक ब्रंगला का नित्यांगना का रूप लिया और एक राजा के वहाँ पे एक साल का भोग लिया। राजा की बेटी को वो नृत्य सिखा रहा है, डांस सिखा रहे हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस रूप को जिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर देवता के रूप में भी जो लोग आए, उन्होंने भी उस रूप को जिया। इवन महादेव जी ने साक्षात गोपेश्वर, जब जहाँ पर रास हो रहा था कृष्ण और राधा का, वहां पर पार्वती ने कहा यहाँ पर कोई महिला नहीं आ सकती है, तो इवन महादेव ने साक्षात खुद गोपी बन करके, और वहां आज भी हम देखते हैं बरसाना के अंदर गोपेश्वर महादेव हैं, जहां पर साक्षात महादेव ने अपना गोपेश्वर रूप। तो ऐसा नहीं है कि इस रूप को पाने के लिए कौन ललायत नहीं था। और फिर क्या है कि महादेव की बात की तो महादेव ने खुद अर्धनारीश्वर रूप लिया है। नहीं, महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप नहीं लिया। मैं आपको बताती हूँ इसकी कहानी। जब सृष्टि की रचना के लिए महादेव देव जी ने ब्रह्मा जी को आप सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी के सिर्फ एक ही जो अपने ध्यान में थे वो महादेव और सती। तो जब उन्होंने उनका ध्यान किया तो उसकी रचना हो गई। अब उन्हें कहा कि इसकी रचना हो गई, आप सृष्टि के पालनहार तो विष्णु जी हैं, विष्णु जी आपका पालन करें। जब वो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी कहा कि ये सृष्टि कैसे चला सकते हैं, सृष्टि चलाए। तो वहाँ बोला आप तो साक्षात महादेव के गण हैं, आपकी का उद्धार तो महादेव जी। तो वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पे महादेव जी बैठे थे। वहाँ पर जब वो गए तो शिव ने कहा अरे ये क्या, तो वहाँ पर उसी हिमालय की चोटी को किन्नर कैलाश का नाम दिया गया। बोले तुम मेरे कणकर हो, है ना, और वहीं पर किन्नर कैलाश बना और वहीं पर उनका रूप का बोले मेरे अर्धनारीश्वर रूप को जो सती के रूप में, सती और महादेव के रूप में, वहीं पर अर्धनारीश्वर का रूप, क्योंकि वो साक्षात सृष्टि की रचना से पहले आया हुआ समाज, पशु पक्षी नर नारी, उससे पहले आया हुआ समाज जो है तो वो किन्नर समाज है। दूसरी बात की उसी पे आगे बात करते हैं, तो बेसिकली अब किन्नर समाज की उपेक्षा क्यों हो रही है? ये लड़ाई झगड़े मारपीट ये सब चीज़ें बार बार इतनी मीडिया में, सोशल मीडिया में किस तरीके से की क्यों आ रही है? देखो, या हम खुद भी बदमाशी करते हैं या हमसे कोई बदमाशी करता है? मैं बात करती हूँ इसके लिए। पहले समाज ने अपने आप को दूरियां बना दी, कभी समाज आपको दिखता भी नहीं था, और आज सोशल मीडिया इतना पावर हो गया है। 2014 के जजमेंट के बाद में कम्युनिटीज निकल के बाहर आ रही है। पहले कम्युनिटीज निकल के नहीं आती थी कि सोसाइटी, समाज ने मुझसे दूरियां बनाई तो मैंने भी समाज से दूरियां बना ली थी। अब समाज करीब आने की कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया पे आपके सामने आ रहा है।
कहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, एक पुरुषों के बीच में होता है, महिलाओं के बीच में होती है। तो किन्नरों का अगर छोटे समाज के बीच में आपसी झगड़ा है, उस चीज़ को हाईलाइट क्यों बनाया जा रहा है, और उस मुद्दों को लेकर के लोग मनोरंजन का साधन बना करके उस चीज़ को देखते हैं और एक दूसरे को वायरल करते हैं। तो मैं यही कहूँगी, इस समाज में एक तो एजुकेशन कम होने की वजह से, लॉक ऑफ नॉलेज बहुत कम होने की वजह से समाज अभी भी समझ नहीं पा रहा कि हमारा समाज बहुत छोटा समाज है, कि जहाँ पर 300 करोड़ की जनता है, वहाँ पर हमारा समाज कुछ भी नहीं है। हम 1.1 मिलियन नहीं है, तो हम आपस में लड़ लेंगे तो सोसाइटी को मिलेगा क्या? आज इसीलिए हम चाहे कितना भी है, हम एकजुट होकर रहें और समाज के साथ रहें, और समाज के सरकार के प्रशासन के साथ में और सरकारी तंत्रों के साथ में रह करके हमें साथ चलना है। ये तो आपने दूसरे समाज की बात की। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके समाज की क्या क्या परेशानियाँ और क्या क्या समस्याएं हैं। देखो, परेशानी तो हर इंसान की है, पर कहीं ज़्यादा कहीं कम। यहाँ पर जिस समाज को घर से बाहर निकाल दिया गया, उस समाज का वजूद कभी पहचाना नहीं गया। उस वजूद की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट, आज जैसे पता है आपको, आज संविधान दिवस है, उस संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर आर्टिकल 30 नहीं लिखा, इक्वलिटी की बात नहीं की जाती, तो शायद मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाती। और जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो तब जाके मुझे 2015 के अंदर एक वर्डिक्ट आया, जिसमें मेरे समाज को एक तीसरे दर्जे का लैंगिकता का पहचान मिली। और आज मेरी पहचान जब मिली है लैंगिकता की, तो परेशानियां आज भी हैं, क्योंकि समाज ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं वो 18 साल से ऊपर के बच्चों को दिए हैं। क्या जब बच्चा 10 साल की उम्र में घर छोड़ता है, क्या उसे एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या उसे केयर होम की ज़रूरत नहीं है? क्या उसे सोशल सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है? क्या उसे खाने की ज़रूरत नहीं है? उसके छत की ज़रूरत नहीं है? तो समस्याएं तो हर पल पर भी हैं। और जब मैं 10 साल की उम्र में घर छोड़ देती हूँ, तो ना तो मेरे पास कोई कागजात होते हैं, ना कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट। जैसे अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक SIR चला रखा है, तो 2002 में तो ट्रांसजेंडर शब्द था नहीं, उसको हम कहाँ ढूंढेंगे, कौन से कागजों में ढूंढेंगे? आप 2002 की बात है, तो वेरी लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैं 2002 में कहाँ ढूंढूं? यहाँ तो 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर्स को एक फीमेल के रूप में जाना गया है, वहां तो अदर का ऑप्शन भी नहीं था। अदर का ऑप्शन तो 2014 में आया है, तो मैं कहाँ 2002 में ढूंढ रही हूँ? उस वोटर लिस्ट में नहीं। सरकार की मशीनरी की तरफ से भी आपको बहुत प्रॉब्लम आती होगी। प्रॉब्लम दूसरा कह रहे हैं ना, क्या सरकारी स्कीम है। आज मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मैं 18 साल से ऊपर हूं, तो ताकि मैं स्कॉलरशिप ले पाऊंगी ना। कोई बाप नहीं बोलेगा कि मेरा बेटा किन्नर पैदा हो, मुझे इसकी एजुकेशन करनी है। कोई बाप नहीं कहेगा कि मेरा बेटा किन्नर, इसको हॉस्पिटल की रिक्वायर्ड है। कोई केयर होम नहीं है। आप सोचो सही, 18 साल के बाद तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ यार, तो मेरे पास पावर है। वो तो हमारा आर्टिकल, दादा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है 40, उसके अंदर तो इक्वालिटी की बात, 18 साल के बाद सबको अपनी स्वतंत्र अधिकार जीने का अधिकार, मेल में रहे, फीमेल में रहे, किसी में भी रहे, उसको स्वतंत्र है। पर प्रॉब्लम्स जब आती हैं, मकान नहीं मिल पाता है। मकान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं किन्नर हूँ, मजबूरन मुझे वहाँ पर रहना पड़ता है, बस्ती में रहना पड़ता है। 25-25 लोग एक घर में रहते हैं। और कई जगह और भी प्रॉब्लम्स है, वॉशरूम की प्रॉब्लम्स है, कहाँ पर मेल है फीमेल है। आज भी देखें हम, साइनेज की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखते हैं हर जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या हॉस्पिटल्स के अंदर मेल और फीमेल की लाइन्स है। कहाँ है ट्रांसजेंडर्स की लाइन? 10 साल बीत चुके हैं। क्या आज भी मेरा संविधान है मेरे पर मेरा अभी भी संविधान के जीने के अधिकार नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी आज करीबन हमारे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? अभी भी मेरे पास बहुत सारा रोजगार नहीं है। कौन रोजगार की बात सोचे? तो प्रॉब्लम्स तो हर एक पल पे, मैं सुबह उठती हूँ तो प्रॉब्लम्स तो शुरू होती है, और शाम को एक तजुर्बा लेके घर के अंदर घुसती हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं हर एक डिपार्टमेंट में जा कर के हम लोग पॉलिसीज़ को नहीं बदला। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या हर एक डिपार्टमेंट अपने आप अवेयर नहीं हुआ कि हमें अपनी पॉलिसीज़ के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट करना है, या हमारे अपनी गाइडलाइन के अंदर में इन्वॉल्वमेंट करना है? क्यों हम जा कर के दरवाज़ा खटखटा के आपको बोलते हैं आप इसमें पॉलिसी में चेंज करिए, आप अपनी गाइडलाइन में इसको, ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं जाती रहती हूँ डिपार्टमेंट में, और मैं जाकर इनको चेंजिंग कराती रहती हूँ। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, पर ये है थैंक्स फॉर सुप्रीम कोर्ट का और बाकी चैनलों का
अपने चैनलों के माध्यम से कम हमारी बात वक्ता को लोगों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया गया, सोशल मीडिया का ज़माना, लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आज ब्रॉडकास्ट का तो छोटी छोटी क्लिपिंग बन करके निकल रही है, तो बहुत सारा चेंजिंग है। और हम भी चाहते हैं कि मॉडिफाई होकर के सरकार के साथ और आज के टेक्नोलॉजी के साथ चल करके लोगों को अवेयर कर पाए और लोग अवेयर हो सके कि ट्रांसजेंडर डर नहीं है, ट्रांसजेंडर दिल में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक एक्सेप्टेंस की भी है कि हो सकता है कि अभी भी सोसाइटी ने हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये तो मानसिकता है, दोहरी सोच और दोहरा नजरिया अभी भी है। आशीर्वाद सबको चाहिए पर मेरे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये कि जब तक हम ये मानसिकता, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स वाले जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स को जॉब पे रख रहे हैं, पर वो क्यों रख रहे हैं? उनको अपने कॉर्पोरेट सेक्टर जो फंडिंग है उसको यूज करना है, CRS एक्टिविटीज। हाँ, तो उसके अंदर वो ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करें। क्यों ना आप अपनी पॉलिसीज के अंदर बदलाव लाके ट्रांसजेंडर्स को वैसे इंक्लूड करिए जॉब के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी मैं लास्ट 3-4 डेज मेरा आर्टिकल आया था जिसमें 23 बच्चे हम लोगों ने हिंदुस्तान जिंक में जॉब के लिए दे रखे हैं। हिंदुस्तान जिंक में है, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, वेदांता में, बहुत सारी जगह पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, मैं देती भी हूँ वहाँ पर काम। पर क्या अभी भी मानसिकता ऐसी है कि रोजगार देने की बात कोई हर कोई कह सकता है, पर क्या वहाँ पर जाने वाला कस्टमर या क्लाइंट, सपोज मैंने 180 बच्चों को पार्लर का कोर्स कराया, क्या वो जाके पार्लर में क्या नॉर्मल सोसाइटी उससे फेशियल या उसके साथ में कुछ मेकअप कराना पसंद करेगी? कम एक पसंद। अगर उनकी शॉप पे अगर वो काम भी करा, उनके पार्लर में काम करा, तो कटाश भरी नज़रें भी बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। तो वो भी इंसान को नहीं, आप रहने दो, आप करो। जब आप ये शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो जो वहाँ जॉब करने गया है उसको कितना गिल्टी फील महसूस होता। बहुत चीज़ें फेस करी हैं हमने। सिर्फ ये पार्लर की बात नहीं है, कई जगह रोज़गार की बात कर रहे हैं। तो हमने ऐसा भी करा है कि छोटे छोटे पायलट प्रोग्राम्स के हिसाब से हम लोगों ने CRS फंड से लोग को 1 लाख का सपोर्ट दे करके कुछ एक छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कहा है। जैसे इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हैं, अचार बनाने का है, तो उनको हमने सपोर्ट दे करके स्टार्ट करवाया है। तो मैंने 5 लोग के फॉर्म्स फिल किए थे, जिसमें से 2 लोग सेलेक्टेड हुए हैं तो एग्जामिनेशन में, तो उनको हमने सपोर्ट भी दिया। पर क्या यही हर बार हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा? क्या सोसाइटी, समाज अभी भी अवेयर नहीं होगा? एक मिथ्याएं बना रखी हैं कि हमारी बद्दुआएं हो जाती हैं, हम मरते हैं तो हमें जूते मार। तो इन सब मिथ्याओं को तोड़ना है, समाज को अपनाना, ना कि समाज से दूरियां बनानी है। एक बात के बाद में मैं उसी सर्किल पे आऊँगा कि हम ये मिथ्याएं हैं कि कुछ जानना चाहते हैं हमारे व्यूवर कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, या ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है। पहली एक बात कि आपने अभी जब डिस्कशन चल रहा था तब आपने कहा कि ये कटाक्ष भरी नजरें, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। तो जब ये शब्द आप लोग किस तरीके से फेस करते हो और आपके मन में क्या गुजरता है और आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो सोसाइटी से? मैं मेरी बात बताती हूँ। मैं जब 2002 में काम करना शुरू करी थी तो मैं बहुत फिर उस समय तो कुछ अधिकार नहीं थे, वजूद भी नहीं था, लोग समझते भी नहीं थे। तो मैं जब डिपार्टमेंट में थे, लोग बड़ी अजीब नजरों से, जैसे मैं कोई आइलैंड्स आई हूँ, मैं कोई आसमान से उतरी अब से वो हो गई हूँ, लोग बड़े नज़रों से देखते हैं, बड़े अजीब नज़रों से मुझे देखा जाता था। मैं कि ये क्या है? लोग कहते रही किन्नर आ गया, छक्का आ गया, अरे वो ऐसे शब्दों से गए। तो ये सोचो हम लोग के कितना पीड़ित होते होंगे हर पल, क्योंकि मैं उस काल कोठरी से निकल के आई हूँ जहाँ पर एक पल जीना दुश्वार होता है, जहाँ लाखों बच्चे सुसाइड कर देते हैं, एक जीने की उम्मीद छोड़ सकते हैं। वहाँ मैं उम्मीदों को लेते हुए और आज भी आगे बढ़ रही हूँ। आज भी चलेंगे। जब मेरे को एक शेल्टर होम चालू करने के लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, आप बिलीव करेंगे कि मैंने जयपुर के अंदर कम से कम ना 150 से 200 मकान देखे होंगे, पर सब ने जैसे ही ट्रांसजेंडर्स का शब्द आता है, किन्नरों का शब्द आता था, बोलते नहीं हम उनको मकान नहीं दे सकते हैं। और सरकार की गाइडलाइन थी कम से कम 3600 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ये होना चाहिए। और उसमें सेकंड कोविड यानी 2021 के अंदर सेकंड कोविड था, और उसके अंदर मैं मकानों को ढूंढना वेरी चैलेंजेस मेरे लिए। बहुत बड़ा मकान मिला, मकान के मालिक ने हमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस रखे और टर्म्स और कंडीशन के साथ फॉलो भी किए। जैसे ही मैंने वहाँ पर एक बोर्ड लगाया, और बोर्ड लगाते ही बहुत बड़ा पूरी कॉलोनी, अरे किनको मकान दे दिए किराए पे, अरे गुप्ता जी, वर्मा जी,
वो बड़ा भी गया। मैंने कहा क्यों, आप बच्चे जी नहीं सकते क्या, रह नहीं सकते? उनको फेस करके, और मैंने वहाँ पर एक मुकिम चेंज की, वहाँ पे फिर ऐसे बच्चों को हमने रखा, हमने 3 साल उस बिल्डिंग को रखा, फिर उसके बाद दूसरी बिल्डिंग चेंज करी। तो चैलेंजेस तो मेरे लिए हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं हर चीज़ को। अभी गवर्नमेंट फंडिंग का इश्यूज़, कभी वहाँ पर सोसाइटी का इश्यूज़, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स इश्यूज़ का, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्सों के साथ में एक समाज को जीना, ये मानो कि कहते हैं ना कि बड़ा ही कठिन परीक्षा है, और उस कठिन परीक्षाओं से निकल के पार उतर जाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि आजकल के जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं वो उनका जो शॉर्ट टेम्पर उतना ही है, लेकिन आप लोगों ने कितना सब कुछ सहा है, लेकिन फिर भी आप जिंदा दिली से आगे ही आप बढ़ते जा भी रहे हो। देखिए कि मेरे में एक उम्मीद थी, मैं कभी कभी शाम को आके हताश हो जाते थे कि यार ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम। कई मुझे लोग कहते थे अरे ये आपके लिए तो नहीं ये पॉलिसी, क्यों नहीं है मेरे लिए? पर मैंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है। मैंने पहली राजस्थान था जिसने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोना के उसमें करीबन फंड 10 करोड़ का फंड सेंक्शन कराया था पिछली सरकार में। यहाँ पर पॉलिसीज़ में बदलाव लेके आना, मैं हिम्मत नहीं हारती थी। मैं उस ऑफिस के अंदर 10 बार जाती थी, चाहे वो ऑफिस डिपार्टमेंट मुझे ऑफिसर मिले ना मिले, पर मैं हिम्मत नहीं हारती थी। मेरी चप्पलें घिस जाती थी पर मैं हिम्मत नहीं हारती थी, और मैं वहाँ उस डिपार्टमेंट में पॉलिसीज़ को बदलाव लेके आती थी। और बहुत सारी, राजस्थान एक रोल मॉडल है। पहला पुलिस प्रोटेक्शन सेल बनाया हमने, उसके साथ साथ में हमने बेरोज़गारी भत्ते पे का हमने बात करी, हमने यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात करी, हमने यहाँ पर हॉस्टल की बात करी, हमने यहाँ पर उनको छोटा लघु उद्योग करने के लिए 5 लाख का फंड को सेंक्शन करवाया। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने पॉलिसीज़ के साथ काम किया, और आज राजस्थान ऐसा रोल मॉडल काम, बाकी स्टेट भी मुझे बुलाते हैं ऐसे रोल मॉडल, और हम जाते भी हैं। मैं छत्तीसगढ़ भी गई हूँ, मैं उत्तराखंड भी गई हूँ, मैं उड़ीसा भी गई हूँ, और मैं उसके अलावा यूपी सरकार ने मुझे बुलाया था, दिल्ली में भी गई हूँ, और मध्य प्रदेश में भी। तो बहुत जगह जा कर के मैं से, अभी इवन हिमाचल यूनिवर्सिटी का मैंने कहा आज मुझे है, उससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में या सरकार के साथ जब जाती हूँ काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बोल्ड महसूस करती हूँ कि मेरे स्टेट के अंदर ऐसा हुआ तो दूसरे स्टेट के अंदर भी है। मैंने जब इलेक्शन में वोटर आईडीज़ के अंदर नाम इंक्लूड कराने की बात करी, तो पहले बड़ा चैलेंजेस था, बहुत चीज़ थी। फिर सरकार ने मुझे स्टेट आइकॉन बना करके उसमें भागीदारी दी, तुम अपने हिसाब से इसको बनाओ करो। तो बहुत सारा चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट बॉडी के साथ में कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक सोसाइटी और कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो ये सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में बहुत बड़ा बैरियर है, गैप है, वो बैरियर ख़त्म होगा, समाज आगे जाएगा। तो आपको लगता है कि अब कुछ चीज़ें अच्छी होने की ओर बढ़ी है, या वैसी की वैसी है? देखो अच्छी पहले होने, के समय देखो सिक्के के दोनों पहलू होते हैं ना, कुछ तो अच्छी भी हुई और कुछ बुरी भी हुई हैं। अच्छी इसलिए हुई है कि समाज समझ रहा है, सोसाइटी समझ रही है, मेरे से बात करने की कोशिश करती है। पर वहीं अगर मैं दूसरे रूप की बात करती हूँ कि अभी तक मेरे को जेंडर काउंसलिंग ना होने के बाद में मैं सेल्फ डिक्लेरेशन का एक आइडेंटिटी कार्ड बनवा करके अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसकी हम बात करते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में हम कैसे और रह सकते हैं। डिफिकल्टियाँ तो हैं, दोनों ही सिक्के के पहलू हैं। एक चीज़ इसमें और मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि आपके अधिकारों की रक्षा होते होते आप 18 साल के हो जाते हो, उसके बाद में आप अपना हक या अपने अधिकार के लिए बोल पाते हो, लेकिन उन 18 साल तक उस बच्चे पर, उस बच्चों की सुविधाओं पर, उनके अधिकारों पर, या उनको जो वाजिब चीज़ें मिलनी चाहिए थी जिससे वो वंचित रह जाते हैं, वांछित हो जाते हैं, उस 18 सालों की भरी पूर्ति कौन करेगा? जो 18 साल की, देखो बच्चों की हमारा या आप लोग कैसे उठाते हो उनको? हम लोग पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ा मैं क्लियर कर दूं, हम किसी के बच्चे उठाते ही नहीं हैं। ये सब कैसे करते हैं? एक्सेप्टिंग तो देखो समाज है, जब समाज ने ठुकराया उसने खुद चल करके मेरे पास आया, और मेरे दामन में चाहे किसी भी समाज, किसी वर्ग का बच्चा हो, उसको हमने गले लगाया। पर यहाँ पर सरकार की मैं गाइडलाइन से देखूँ तो मैं किसी अबव 18 ईयर्स का जो भी है मैं उसको रख नहीं सकती हूँ। अबव 18 ईयर्स के मतलब 18 साल से कम, बिफोर 18 ईयर्स के मैं किसी को रखे। 18 साल से ऊपर तो कोई मेरे पास है वो स्वतंत्र अधिकार है।
पर 18 साल से कम एज का है, मैं उसको रख नहीं सकती हूँ हमारे Legally? लीगली। अच्छा। और अभी सरकार ने एक बड़ा डिसीजन दिया था कि कोई भी सिंगल मैन और सिंगल वुमेन बच्चा गोद ले सकती है। वहीं पर LGBT को दूर किया गया था। LGBT लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स को भी उन्होंने दूर। तो मैं ये चाहूंगी क्यों ना आपने ट्रांसजेंडर्स को भी रखा होता, ताकि ट्रांसजेंडर भी बच्चा गोद रखने का अधिकार। मेरे पास भी फैमिली प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, मेरे पास अब मेरे खुद के अधिकारों की बात करूँ तो बहुत सारे अभी भी गैप्स हैं, और उन गैप्स में हम अभी भी हमारी लड़ाई जारी है। हम अभी भी कोर्टों के दरवाजे खटखटाते हैं और उन पॉलिसीज में बदलाव लाने के लिए। लेकिन उन बच्चों का क्या होता है फिर, जैसे मान लो जो बच्चे छोटे हो गए या देखो वो बाल सुधार गृह है, अगर माँ बाप के साथ नहीं रह सकते तो बाल सुधार गृह, नहीं तो वो न चाहते हुए सिग्नल पे या किसी ट्रेन बैगिंग वाले के पास या किसी सेक्स वर्कर के पास जाते हैं, पर वो क्या करें। पर मैं जो शेल्टर होम चलाती हूँ, मैं बिफोर 18 ईयर्स तो कोई भी नहीं रखती हूँ, सब आफ्टर 18 ईयर्स रखते हैं। तो बिफोर 18 तो रखने का मैं लीगल राइट्स नहीं हूँ ना। और एक इसमें इसी साथ में जुड़ा हुआ सवाल अपन लेते हैं कि एक गुरु परंपरा आपकी चलती है, एक परिवार कैसे मनाते हो आप लोग अपना? बड़ी चीज़ है, जिस समाज ने मुझे ठुकराया उसी समाज ने मुझे अपनाया, है ना। तो मैं एक ही छत्ते पर रहने वाले, जहाँ पर हम आज बहुत सारे जात की बात को करते हैं, अलग अलग जातियों की बात करते हैं, वहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी वर्ग का बच्चा हम उसे गले लगा के अपने साथ रखते हैं। तो इवन ये एक ऐसा समाज है जो आज भी गुरु शिष्य परंपराओं को आज तक किसी ने टच नहीं किया है। और आज हमारे, मैं इस उम्र के अंदर भी नानी दादी, हम 7-7 पीढ़ियाँ दें, जहाँ पर इंसान को एक पीढ़ी देखना नसीब नहीं होता, वहाँ मैं 7-7 पीढ़ियाँ देखने तक को मैं 7-7 पीढ़ियाँ देख लेती हूँ, जहाँ पर मैं आज नानी भी हूँ, दादी भी हूँ। तो हम उस समाज को ही, जिस समाज ने मुझे ठकराया, तो हम अपना एक समाज बना लेते हैं, जिसमें मेरी नानी भी होती है, दादी भी होती है, मौसी, बुआ, हम सब अपना एक समाज बना लेते हैं। और हम हर त्यौहार, हर 30 त्यौहार साथ में मनाते हैं और हर फंक्शन बड़े प्यार से करते हैं सर। और आपने धर्म की बात की, तो बेसिकली आप लोग किस धर्म को मानते हो या सभी धर्मों को मानते हो? देखो, हम सब धर्म को मानते हैं, सब धर्म की रोटी के, जात पूछ के पानी नहीं पीते और जात पूछ के रोटी नहीं खाते हैं, है ना। ये तो हम लोगों ने बना दिया, किन्नर समाज की कोई जाति नहीं होती। पहली चीज़ तो किसी समाज में, मैं सालों पहले जिस समाज को ठुकरा दिया गया, उसके पास न तो छत थी न कुछ था, तो समाज ने अपने आप से दूरियां बना करके और दूर बना करके रख ली। 700 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, 75 साल मेरे देश को आज़ाद हुए गए। इस समाज की दुर्दशा किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि मुगल काल के अंदर लोग अपनी अपनी रानियों की, अपनी अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए खड़े होते थे, कभी किसी और समाज की तरफ बात देखते नहीं उस थे। जमाने में भी जो महिलाओं की, रानियों की सुरक्षा के लिए किन्नरों को रखा जाता था। था। इवन उसके बाद में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, चेंज होने के बाद, पर आज बहुत अच्छा है कि हम आज एक समाज के साथ जी रहे हैं। और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, कहीं इंजीनियर है, कहीं डॉक्टर्स है, कहीं वकील है। हमें भी मौका दीजिए, हम किसी से कम नहीं है। और अभी कई जगह पायलट है, कई जगह मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल, न्यूज़ रीडर, ऐसी कहाँ जगह है जहाँ पर किन्नर नहीं है। हर जगह हमें से मौका दें तो हम किसी से कम नहीं। लेकिन मुझे फिर मेरे बात का दोबारा जवाब दीजिए आप, कि आप लोग किस धर्म को मानते हैं या किस धर्म की पूजा करते हैं? देखो, मैं मेरी बात करूं जी, स्वतंत्र हूं जी। मैं महादेव को अपना आराध्य मानती हूँ और श्री कृष्ण की पूजा करती हूँ, ठीक है। और हमारे महादेव को हम सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हैं, और महादेव के गण हैं, इसलिए हम शिव जी को मानते हैं। और हमारी जो कुल देवी है माँ बहुश्रा माँ है, जिनका मेहसाणा के अंदर गुजरात में एक मंदिर है। वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था। तो वही तो हमारी वो कुल देवी है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक तो ये आप ये बेसरा माता वाला जो कहानी पूरी बताइएगा या पूरी बात बताइएगा। इसके साथ साथ मेरा अगला सवाल जो है ना, इसीलिए मैंने कहा आपके मुंह से ही मैं कहलवाऊँ सारी बात। और आपका विवाह, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने पढ़ा है, आपका विवाह भी एक रात के लिए एक देवता से होता है, ऐसा वो क्या कहानी है? वो अरवानी, हाँ, अरवानी। जब
जब अरावन देवता है basically। अरावन, जब अरावन की मृत्यु हो रही जी थी, नहीं, पहले बेसरा वाला माता वाली पूरी बात बताइए। बेसरा वाली बता। बेसरा माँ का तो बेसिकली जो था हंसा मनसा और वो रंसा, ये महाबहुचरा का ऐसा था कि राजा इल था। अच्छा। तो राजा जब इल था और कैलाश मानसरोवर की तरफ जा रहा था राजा इल, तो वहाँ महादेव और शिव क्रीड़ा कर रहे थे। वहाँ पर राजा इल ने वहाँ पर गए तो वहाँ देखा वहाँ कोई पुरुष का प्रवेश बंद था। तो जब वहाँ पुरुष का कोई प्रवेश नहीं था तो राजा इल ने वहाँ पर पहुँचते ही जब देखा कि, तो महादेव ने अपनी तीसरी आँख खोली, उन्हें स्त्री बना दिया। तो उन्हें पार्वती का बड़ा भक्त था वो, तो उन्होंने कहा महादेव जी आपने ये क्या किया, ये तो मेरा परम भक्त है। तो बोला इसको इस श्राप से मुक्त करिए। तो बोला 15 दिन ये स्त्री रहेगा और 15 दिन पुरुष रहेगा। अच्छा। और 15 दिन जैसे ही वो उस पर मुर्गे पे बैठेगा तो सुबह जब शाम को भाग देगा तो ये वो स्त्री बन जाएगा, और भाग देगा तो ये सुबह। और तो उसी समय वो वहीं पर राजा रहते थे और उनकी मुर्गे की सवारी थी। वो राजा इल जाके बने, माँ बहुचरा का रूप बने, और उन्हें महादेव ने अपनी बेटी के स्वरूप में भेजा, स्वीकार भी किया। शिकार। और उसके बाद में जब भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो भृगु ऋषि के संपर्क में उस समय जब राजा इल ने वो स्त्री रूप में जब थे, तो जब देखा उससे मोहित हो, तो उससे भगवान बुद्ध की उत्पत्ति, इसलिए हमें बुद्ध ग्रह भी कहा जाता है, किन्नरों को बुद्ध ग्रह भी कहा जाता है। तो बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखी हुई हैं अलग अलग तरीके से। तो किस दिन बैठेंगे तो उसमें बड़े वही मानेंगे ना जो शास्त्रों में लिखी हुई है, अलग अलग तरीके से बताई गई है और अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका विवरण किया हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि हर जगह का अलग अलग विवरण है। हम इसको एक कथा कथित मान करके मान सकते हैं, हम इसको शास्त्रों के साथ ना जोड़ करके, एक जो मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुनी हुई है, मैंने वही बताई है जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई है, मैंने उसी कथा का विवरण किया, ना कि कोई इसमें देखने के बाद कुछ अलग कमेंट्स करें। तो मैंने जो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ सुनी हुई थी वो आपके साथ मैंने बयां किया, क्योंकि मैं भी इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ कि मैं आपको उस चीज़ का उल्लेख कर पाऊँ, पर जो मैंने कथा के सुनी हुई है मैंने उसी का उल्लेख किया है। एक जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो ऐसा कहीं पढ़ा कि आपका विवाह भी एक रात के लिए अरावन देवता से होता है। जब महाभारत के टाइम पे जब क्या नाम था, शिखंडी का जब मृत्यु पे था, तो पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या, तो उसने मैं विवाह करना था। तो उससे विवाह कौन करे, तो श्री कृष्ण ने अरवानी बन करके उसे एक दिन का विवाह किया। और जिसको किसको पता कि आज मेरी मौत होनी है, तो उसे विवाह कौन करेगा, कोई नहीं किस तरीके। तो श्री कृष्ण ने अपना अरवानी रूप लिया और उसे विवाह किया। और अभी भी तमिलनाडु के अंदर अरवानी एक परंपरा है जिसमें अहिरावण से एक रात की विवाह होता है, और दूसरे दिन उसके साथ वो तेलुगुम में तेलुगु बोलते हैं उसको, एक है वहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम होता है जहाँ पर लाखों लोग आते हैं और उनका विवाह होता है, और वो जाके दूसरे दिन अपना चूड़ियाँ सुहाग छोड़ के, तेलुगुम बोलते हैं उसको, वो बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ पर, और वो ये उस चीज़ का ही है। एक किन्नर राज भी एक शब्द मैंने पढ़ा, तो बेसिकली आपका भी कहीं ना कहीं राज हुआ करता था या किन्नर राज थे आप भी? पहले किन्नर राज था, मैं जो बताया किन्नर स्टेट, जिससे मैंने बताया किन्नर कैलाश के ठीक नीचे एक किन्नर स्टेट हुआ करता था, जिसकी राजा प्रजा पूरा साम्राज्य किन्नर था। और जहाँ पर ईस्ट इंडिया 1905 तक में ईस्ट इंडिया उसकी करेंसी तक बनाती थी। आज गूगल पे हम सर्च मारेंगे तो किन्नर स्टेट की करेंसी तक बनती थी, ईस्ट इंडिया बनाती थी। तो अब उसका नाम किन्नौर हो गया है, पर वो किन्नर स्टेट था जहाँ राजा प्रजा पूरा साम्राज्य पूरा किन्नर था, और वो किन्नर कैलाश के ठीक नीचे ही किन्नौर है। एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि जैसे आपको अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर को एज्यूम करता है या उसकी परिकल्पना करता है, तो वो कुछ ऐसा आता है कि हाँ भाई एक मजबूत कद काठी का एक व्यक्ति या एक औरत होगी जो हाथ में ताली बजाते हुए आएगा। मैं बहुत बार क्लियर करूंगी इस चैनल के माध्यम से। किन्नर क्या है? किन पुरुष, जिस इंसान को अपनी लैंगिकता पर जरा सा भी संकोच है वो किन पुरुष है। अच्छा। और किन स्त्री, जिस स्त्री को अपनी लैंगिकता पर जरा शक है वो किन स्त्री है। ठीक है।
अब सरकार ने जो क्या कह लिया, शरीर मेरा पुरुष का है पर मेरी आत्मा है कोमल, मेरी भावनाएं बड़ी कहते हैं ना संवेदनशील है, मेरे नैनों में आंखों में प्यार है, मेरे दिल में दया हर्ष तो करुणा है, वही सब एक किन्नर में है। चाहे पूर्ण बदन कठिला हो, एक पुरुष जैसा हो, पर मेरे अंदर एक वेदना है, एक समाज के प्रति एक दर्द जानने की, एक दुनिया को अपना बनाने की, एक मुंह से आह निकले, तो वही एक किन्नर है। तो बेसिकली उसमें वो लोग ताली बजाते हैं, तो बेसिकली यहीं से शुरुआत होती है एक परिकल्पना कि हाँ भाई तो वो ताली क्यों बजाते हैं? ताली तो देखो अलग सिंबल है, ताली अलग अलग तरीके से 7 तरह की तालियां अलग अलग है। इसी में 7 तरह की होती है? हमारे में ताली 7 तरह की होती है, वो फिर मैं को लेख करके अलग अलग ठीक है। वो उसके लिए ताली का मेन रीजन क्या होता है कि मैं आज आप देखें मेडिटेशन पार्क में जाओगे तब ताली बजाते तो कोई भी बीमार, कोरोना में आप देखा कोई भी किन्नर मरा क्या? नहीं ना। तो इतनी पावरनेस आती है। तो हम पार्क में देखते हैं बहुत सारे बुजुर्ग तो क्लैपिंग करते हैं। तो क्लैप एक जब होती है, वो क्लैप दोनों हमारे मेडिटेशंस को वाइब्रेट करती है, हमारे अंदर एक अलग से ऊर्जा आती है। और ताली का मतलब है कि मेरे पास कुछ नहीं है, अच्छा, खाली हाथ है, खाली हाथ जाना है। समझने का फेर है, हमने समाज को वेदनाओं को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। शास्त्रों में किन्नरों का उल्लेख क्या है, किन्नर है क्या? वो समाज जो अपने कुटुंब कबीले को वजूद को खोज के, जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में ख्वाजा सराय का मेन मीनिंग होता है कि अपने पूरे कुटुंब कबीले को छोड़कर ख्वाजा की राह पे चलने वाले को ख्वाजा सराय कहा जाता है। तो किन्नर वो अपने पूरे वजूद को सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने असली वजूद की लड़ाई को लड़ने जाए, दैट्स अ किन्नर है। तो ये बेसिकली आपने साइंटिफिक तरीके से उसको बहुत सरल भाषा में बता दिया, और ये भी बता दिया कि वो जो ताली हम बजाते हैं, ये जो ताली बजती है, उस ताली का साइंटिफिक भी है, और कहीं मैंने ये भी सुना है कि वो शुभ और अशुभ दोनों समय में देखो अशुभ, देखो मैं बता 7 तरह की अलग अलग ताली होती है। जब हमारे किसी से आपस में मतभेद होता है तो उसको वो ताली अलग बजती है। किसी खुशी के उसकी वाइब्रेशन अलग होती है, वाइब्रेशन है ना। जैसे एक अलग अलग मैं बताऊं कि तो एक यूं बजती है, एक यूं बजती है, एक अलग अलग। अब मंदिर में जाता है तो तालियों के अलग अलग रूप्स है, वो जब हम किस दिन बड़ा डिस्कस अलग से कर लेंगे उसका कि किस तरह कितनी तरह की ताली है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि मैं अभी पीएचडी भी कर रही हूँ ट्रांसजेंडर्स में, तो मैं बहुत सारे विशेषों पे क्लियर भी करते रहेंगे और किन्नरों के बारे में। इवन किन्नरों की तो अष्ट किन्नरी साधनाएं भी हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं, मेटेरियल बहुत है कि समाज को हमने पहचाना ही नहीं। कहीं ना मेरा इतना कि मैंने अपने आप को कहते खुद को कर बुलंद था कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैंने अपने आप को इतना बुलंद नहीं किया कि मैं इस समाज के पीछे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं वो चंद कर पाएंगे 2 ताली बजा के उसके घर पे मांगने पहुंच गया। मैं इतने आपको इतनी पावरफुल हूँ, पब्लिक मेरे पास है, आपको क्या चाहिए ये लीजिए। डेट्स वो बदलना है। और कुछ लोग क्या है कि आज भी आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन आज भी कुछ लोगों को डर लगता है। क्या वो डरने की जरूरत है? समाज ने डर में बैठा दिया। मैं डर में नहीं हूँ, मैं दिल में हूँ। मैं पहले ही बोला था ना, मैं डर में नहीं हूँ, मैं दिल में हूँ। मुझे अपनाने की कोशिश करो। मैं कोई गैर नहीं, आपसे निकला हुआ समाज हूँ, आप ही के आंगन का खेलता हुआ चिराग हूँ, और आप ही के आसपास के खेलते हुए बच्चों के साथ में आज भी मुझे भी चाहिए स्नेह, और मुझे भी चाहिए प्यार, और मुझे भी चाहिए दुलार। तो दूसरी चीज़ इसमें हम बात करें आगे, थोड़ा सा अच्छी बातें लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारे व्यूवर्स को पहुँचे, ताकि उनका भी, जैसे मुझे भी यहाँ बैठ के पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में भी खुली, कुछ चीज़ों का मेरे दिमाग में भी बदलाव हुआ। पहली बात, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप NSE 9 के इस पॉडकास्ट की कड़ी के साथ में जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इस संबंध में ट्रांसजेंडर के बारे में हम आगे अलग अलग एपिसोड के बारे में की तरह कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लेते आते रहेंगे, जो कि आज तक जैसे मुझे नहीं पता था, जाहिर सी तौर पे आपको भी नहीं पता होगा। तो आने वाले समय में ये बेसिकली, जैसे अभी पुष्पा माई ने बताया कि बेसिकली किन्नर हैं क्या, उनको अपनाना कितना सरल है। वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, बाकी वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम आप सिर्फ 2 कदम बढ़ाइए, मेरा समाज 4 कदम बढ़ाएगा।
अरे मुझे प्यार सम्मान चाहिए, पैसा तो हर कोई कमा लेगा, मुझे प्यार और सम्मान चाहिए, मुझे एक्सेप्टिंग चाहिए। जिस दिन मुझे एक्सेप्टिंग होगी, जिस दिन बच्चा घर से बाहर फेंकना बंद हो जाएगा, समझो समाज मुख्यधारा से जुड़ जाएगा। दूसरी चीज़ एक समाज की जो शुरुआत प्रारंभ और अंत होती है। तो प्रारंभ तो बच्चा हो गया, वो उस बच्चे ने अगर मान लो उस बच्चे के साथ में प्रकृति के साथ में जैसा भी हुआ वो हरी इच्छा है, लेकिन उसका जब अंत होता है तो वो कैसी होती है, वो मौत मृत्यु? ये मैंने बताया ना आपको, इससे मिथ्याएं हैं। अच्छा। जिस तरह आम समाज का दाह संस्कार होता है वैसे ही दाह संस्कार होता है। अच्छा। ठीक है, पहले क्या था, न तो मुझे शमशान में जगह थी, न मेरे को कब्रिस्तान में जगह थी, मजबूरन मुझे घरों के अंदर दफना दिया जाता था और घरों के अंदर दफना के समाधियां बना दी जाती थी। तो हमने समाज को जानने की कोशिश नहीं कही ना, और हमने मिथ्या बना दिया, मरते हैं हमें जूतों से मारते हैं, हमें रात को अंधेरे में ले जाते हैं। अरे पागल हूँ, आज मेरे 15 चेले हैं या 20 चेले हैं, तो कौन चाहेगा मेरे बाप को मैं जूते मारने दूं? कौन कहेगा मेरे बाप में मैं थूकने दूं? ये सिर्फ समाज में मिथ्याएं बना रखी हैं, और इन मिथ्याओं को तोड़ना ही हमें सबसे बड़ा समाज में जो डर बैठा हुआ है। अब डर भी बैठा है किसने? हमारे बड़े बुजुर्गों ने। जब हमारे समाज के लोग आपके घरों में आते हैं तो हम क्या कहते हैं? बच्चों कहते हैं चलो ऊपर चलो, आंटी पकड़ के ले जाएगी, अरे आप ऊपर चलो। हमने बच्चों में डर बैठा दिया। हमने कई बच्चों के दिल में बैठाया नहीं कि बेटा ये आंटी हैं, ब्लेसिंग देती हैं, प्यार करती हैं, ये है। अब बच्चों ने क्वेश्चन किया ये अंकल है कि आंटी है, बिट्टू जाओ पर। हम बच्चे को डर बैठा देते, तो हमने समाज के बारे में जानने की कोई। और दूसरा, कुछ एक सोशल मीडिया ने मुझे हंसी का पात्र दिखाया, और वो हंसी का पात्र हमने इमेजिंग, दैट्स अ कलाकार। वो एक कलाकार है जो पर्दे के पीछे है। रियल जिंदगी मुझसे पूछो कि मेरे अंदर हंसी, मैं ऊपर जो हंस रही हूँ उस हंसी में कितना दर्द लेके घूम रही हूँ, वो शायद मेरा ऊपर वाला जानता है या मैं जानती हूँ। वो गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना वो गम कहते है। हैं कि हंसता हुआ चेहरा जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत सारे, उस हंसते हुए चेहरे के अंदर कितने सारे राज हैं, वो खुद जानता है या उसका रब जानता है। बात आपने बहुत अच्छी बताई और बहुत अच्छी कही। मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं और ज़्यादा आगे तक करूं, लेकिन चूंकि एक समय की एक मेरे पास में भी एक सीमा है, और अगर सब कुछ आज कर लूंगा तो बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये भी एक लालच है। हम कंटिन्यू करेंगे। और मुझे भी अच्छा लगा इस चैनल के अंदर, और एकदम से बहुत अच्छा है कि समाज को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और समाज को जानने की कोशिश सोसाइटी आपके चैनल के माध्यम से हो रही है, तो ये और भी अच्छा है। एक ही बात कहूँगा जाते जाते, ये भी हमारे समाज के ही साथी हैं, हमारे समाज के अंग हैं, हमसे जुदा नहीं है, हमसे अलग नहीं है। बस हमें थोड़ा सा प्यार, अपनापन और थोड़ी सी करुणा और दया भाव के साथ, जैसा कि हमारा मानवीय स्वभाव में होता भी है, हमें इनके साथ में भी वैसे ही रहना चाहिए। ये समाज से कोई अलग नहीं है। जब हम खुशी होती है तब तो हम इनकी दुआओं लेने के लिए इनको दूर दूर से उनको बुलाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई सर पे थोड़ा सा हाथ रख दें तो हमारे बेटे का या हमारी बेटी का भाग्य बदल जाए या भाग्य अच्छा हो जाए, ब्लेसिंग्स के रूप में या कुछ। और वही जब हम इनको कोई काम नहीं होता या इनसे कोई काम नहीं होता तब हम इनसे दरकिनार कर लेते हैं। तो ये समाज के जो दोहरे चरित्र हैं, हमें इन चरित्रों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अंत पंत तंत ये चरित्र बदलने भी पड़ेंगे। समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए और इन्हें मुख्य धारा का अंग बनाने के लिए हमें अपनी बदलाव करना पड़ेगा सोच में। जो सोच में जब बदलाव होगा तो समाज में बदलाव होगा, जब समाज में बदलाव होगा तब राष्ट्र में बदलाव होगा, और आप यकीन मानिएगा जब राष्ट्र में बदलाव होगा तभी राष्ट्र समुचित विकसित विकास धारा की धुरी पे और उसी विचारधारा पे चलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में इन्हीं सब बातों पर, मैं अब समस्या नहीं कहूँगा, मुद्दा भी नहीं कहूँगा, इन्हीं सब बातों पर हम दोबारा बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे इनके समाज की, इनकी रीति रिवाजों की, इनके जो भी हंसते खेलते गाते, एक गम के पीछे जो इन्होंने कहा कि गम के पीछे हमारी भी एक हंसती गाती दुनिया है, उस दुनिया का हम अंग बनने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश भी करेंगे कि आपको ये चीज़ें ऑन फील्ड भी दिखाएं। तो हम इस तरह की चीज़ों को आपके साथ में लेके आते रहेंगे। NSC 9 के इस तरह के पॉडकास्टों के लिए
आप बने रहिए NSA 9 न्यूज़ के साथ में। मुझे दीजिए इजाज़त और पुष्पा मई, आपका बहुत बहुत स्वागत NSA 9 न्यूज़ में पधारने के लिए, और आप आगे भी हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए और समाज को अच्छी बातें बताएं, ताकि जैसा आपने कहा कि वो डरे नहीं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, डर में नहीं है ना, डर में नहीं, अब आपको दिल में रहना है। तो ये एक अच्छी बात है, हमें डर में नहीं, हमें दिल में रहना है। इसी वाक्य के साथ में मैं आज का पॉडकास्ट नमस्कार करता हूँ। आज जैसा कि पुष्पा माई ने कहा कि हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिल में रखने की ज़रूरत है। हमें से डरे नहीं, हमें दिल में रखें। इसी वाक्य के साथ में आज मैं अपना पॉडकास्ट यहाँ पे समाप्त करता हूँ, लेकिन अगले ऐसे ही किसी पॉडकास्ट के साथ में NSA 9 न्यूज़ में मैं आपके साथ में और पुष्पा माई आपके साथ में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।